सर थोड़ी बात कर लेते हैं टैक्स की। मुझे पता नहीं सर, बात ही कर सकते हैं, कलेक्ट तो नहीं हो रहा। नहीं सर हो रहा है। अच्छा वाह। मसला देखिए, ये एक चीज़ समझने की हम सबको ज़रूरत है कि आप देना चाहें ना देना चाहें, आप टैक्स नेट में ना आना चाहें, देखें आप कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसकी पक्की पर्ची बन रही है ना, तो आप टैक्स तो दे रहे हैं, मतलब वो गवर्नमेंट को किसी फॉर्म में जा रहा है, तो एवरीबडी पेज सम फॉर्म ऑफ टैक्स। लेकिन ज़ाहिर है जो एक सैलरीड क्लास है, जो हमने इस बजट के बाद हमने बड़ी तफसीली हमने 2-3 प्रोग्राम्स की इसके ऊपर डिस्कशन की कि उनको इस दफ़ा काफ़ी स्लैब्स बढ़ा दिए गए, परसेंटेज वाइज हर कैटेगरी के अंदर बिटवीन 4 to 10% बढ़ा दिए, कुछ कैटेगरीज़ में तो अपवर्ड्स ऑफ 35% टैक्सेशन बढ़ा दी गई कि सैलरी क्लास जो है मज़ीद वो से उसके जो मनफी अनासर हैं वो ये भी हो सकते हैं कि एक शख्स जो है वो फिर अंडर द टेबल कैश लेना शुरू कर देगा कि जी मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। बड़े उसके अंदर चीज़ें हम सारी बात कर चुके हैं, लेकिन ये खबर उस चीज़ के बारे में नहीं। फाइनेंशियल ईयर 24 जो है हमारा, उसके अंदर ये पता चला है कि सैलरी क्लास की टैक्सेशन जो है, इनकम टैक्स जो है वो इतना ज़्यादा कलेक्ट हुआ है सैलरीड लोगों से कि उन्होंने सरपास कर दिया है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को। इसका ये भी वजह हो सकती है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हुई है, लेकिन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तो हमें पता चला थोड़ी सी बड़ी भी है। सो इसके जो फिगर्स हैं मैं बताता हूँ कि टेक्सटाइल कंपेयर टू सैलरी क्लास, सो टेक्सटाइल 111.23 बिलियन रुपीज़ कलेक्शन है, सैलरी क्लास है 367.8 बिलियन। सो मतलब ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा ज़्यादा आपने सैलरी क्लास से इस दफ़ा अर्न की है गवर्नमेंट ने। उसके बाद सबसे टॉप पे बैंक्स हैं 946 बिलियन रुपए, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो 413.4 बिलियन रुपए है। और सैलरी क्लास का जो राइज़ आया है सर, ये 39% राइज़ है टैक्स कलेक्शन के अंदर। तो इसको अगर आप इस एंगल से लें कि हमें तो हमेशा बताया जाता था कि जी इस पूरे मुल्क की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ की जो बैकबोन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बल्कि उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी और कीमती और अहम है। तो इसके अंदर तो ये मुस्बत तो है ही नहीं, इसके अंदर कुछ, ये सारा कुछ ही मनफी है कि एक तो सैलरी क्लास जो है वो स्लैक पिकअप करवाया जा रहा है उनसे, और नंबर 2 इसका मतलब आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डिमिनिश हुई जा रही है। कल तो बल्कि कल और परसों नहीं, कल के दिन हमने एनर्जी के ऊपर बहुत तफसीली गुफ्तगू की, तो एनर्जी के जो ये आपको लग रहा है ना कि सर ये 3-4 साल में ऑडियंस को सॉरी या किसी और के बड़े फ़र्क आएगा, ये आ चुका है। मतलब आपने ये डिप जो है ये देख लिया, ये तो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं, बाकी एक्सपोर्टर का सोच लें क्या हाल होगा। बिल्कुल, देखिए एक तो जो आपने जिक्र किया ना कि टैक्स तो कलेक्ट होता ही है, उसकी वजह ये है कि आप कुछ भी खरीदते हो तो उस पर जीएसटी से लेके तो पता नहीं क्या पक्की कुछ पर्ची होगा। लेकिन देखें वो है इनडायरेक्ट टैक्सिंग। अब वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो तो अमीर इंसान ले या गरीब इंसान ले, वो तो सबको बराबर पड़ गया। असल में तो होना ही डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए, ताकि मतलब इनकम टैक्स होना चाहिए, वहीं पे कलेक्शन काउंट करती है कि वो अब जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो अमीर लोग हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना जो इनकम टैक्स है वो पूरा देते हैं या नहीं देते। सैलरीड क्लास से तो आसान है ना, एट सोर्स कट जाता है। सैलरीड क्लास इसीलिए इतना ऊपर है कि वो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, उन्होंने बैठ के अपनी बुक्स नहीं करनी होती, वो तो बस उनको कट के मिल जाता है, वो फाइल करें ना करें, वो जितना कटा होता है वो बता इदारा फिर जमा कराता है, वो उनका इदारा जमा। और वो अलग बात है कि इदारा करा नहीं रहा, ये भी बड़ा मसला है, एक एडेड मसला है इसके अंदर कि इदारा करा रहा है नहीं करा रहा, ये एक एडेड मसला है। क्योंकि ये जो आपने अभी फिगर्स बताए हैं ना, ये तो पिछले फिस्कल ईयर के हैं जी। अभी जो उनकी स्लैब्स चेंज हुई हैं 24-25 का तो अभी आएगा, वो तो अभी आएगा, वो इससे भी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, सो इसी तरह अब ये जो आपने कहा कि नंबर 1 पे बैंक्स हैं, अगेन बैंक्स क्यों है नंबर 1 पे? क्योंकि आपको कलेक्शन करनी नहीं पड़ती, वो भी एट सोर्स कट जाता है, और वो तो एट सोर्स इतनी आसानी से कट जाता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सबसे आसान ज़िंदगी बैंक्स की है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी सरकार को लोन चाहिए होता है इंटरनल, जो कि वो बैंक से ले लेता है, बैंक्स को उस पर वो सूद दे देता है, और उसके जो सूद देता है उसमें वो टैक्स काट लेता है। सो बैंक्स को तो अब कुछ नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा पिछले बहुत अरसे से बैंक्स आपके पास डेस्परेटली नहीं आ रहे कि हमसे लोन ले लो, हमसे गाड़ी ले लो, हमसे बिजनेस में शराकतदारी करा लो। सरकार जो बैठी है, कोई बैंकर आपके पास आता ही नहीं कुछ बेचने, क्योंकि उनकी ऑलरेडी दिहाड़ी लगी हुई है, सरकार उनसे पैसे लेती है, सरकार उनको सूद देती है, उसमें से टैक्स काट लेती है। जो लोकल बैंक लेंडिंग का एक मसला भी है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो तो ये भी कहते हैं कि ये एक बबल है जो बर्स्ट करेगा जब सरकार के पास इनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो अदा करने का
जब नहीं रहेगा, और एक तो बहुत बड़े बैंक्स हैं ना, टॉप आपके 5G, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी कंज्यूमर एंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका कमर्शियल एंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फिर गवर्नमेंट लैंडिंग है। कुछ बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट लैंडिंग की बेसिस पे उनकी पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो अगर उनको अपनी किस्त नहीं मिलेगी तो वो बैंक क्या करेगा, वो सरकार के पास जाएगा, दे वरना हम बंद हो रहे हैं। तो ये भी मसले हैं। बिल्कुल, ये तो इस पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस के लोग दोनों ये कह चुके हैं, जिनमें शबर जैदी साहब भी शामिल जी बिल्कुल है। उन्होंने कहा जी कि ये जो हम बार बार बात करते हैं ना कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है उसको रीनिगोशिएट किया जाए, वो तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, या वो तो फौरी तौर पे हम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अनकरीब जो आपका इंटरनल डेट है वो तो सरकार अभी रीनिगोशिएट करेगी, और जिस दिन वो करेगी उस दिन आपके काफ़ी बैंक्स की हवा निकल जाएगी। और यहाँ तक कि इस वक्त अगर आप स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाएं तो बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स मशवरा दे रहे हैं कि अब फ़िलहाल मज़ीद इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ना करें, अनलेस वो बड़े ब्लू चिप किस्म के बैंक्स हैं जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है और बहुत ज़्यादा है, मतलब टॉप बैंक्स जो हैं उनका भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनका भी शायद ना करें क्योंकि उनको भी तो डेंट थोड़ा सा तो पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा बैंक है उतना बड़ा लेंडर भी है वो। सर उसके अलावा ये देख लें सर कि कितनी बड़ी ये एक अजीब सी एक बात है कि अगर कोई आम शख्स अपना कारोबार करने के लिए लोन लेता है तो उसमें पहले लोन लेने के लिए उसको मेरे ख्याल में कोई 1 किलोमीटर लंबे कागज़ जो हैं वो जमा कराने पड़ते हैं, उसके बाद उनकी क्रेडिट चेक होता है, उनकी एसेट्स जो हैं जिनको पता नहीं हाइपोथेकेट करते हैं, वैल्यूएशंस होती हैं, फिर उनकी एक वैल्यू लगती है, उसकी बेसिस पे लोन वैल्यू डिसाइड होती है, फिर आपको लोन डिस्पर्स होता है, और उसके साथ कई बहुत ज़्यादा तो ये होता है कि जी अगर आपकी वो वैल्यूज़ कम है तो आपकी पर्सनल गारंटियाँ जाती हैं एक शख्स की कि जी कुछ अगर ये कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया तो मैं ज़ाती तौर पर इसके पैसे दूंगा, इस किस्म के लोन्स भी होते हैं। और जब वो लोन बैंक कॉल कर ले तो फिर वो बंदा जो है वो ख़त्म नहीं, वो पिस जाता है, वो बंदा ख़त्म हो जाता है जब, क्योंकि कारोबार नहीं चला पाया। क्यों नहीं चला पाया जी? कि सरकार ने बिजली महंगी कर दी, सरकार ने गैस बंद कर दी, सरकार ने मेरी ज़मीन जो है उसको कह दिया कि यहाँ पे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बनेगी, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। सरकार अलबत्ता जब लोन लेती है अपने खर्चे पूरे करने के लिए, मंसूबे लगाने के लिए, अपनी डेट को सर्विस करने के लिए भी लोन लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि सरकार का जब ये होगा तो वो जाएगी बैंक के अंदर और यूं बैठेगी कुर्सी के ऊपर, बूट अपने ऊपर रखेंगे, कहेंगी कि नहीं देना, जो करना है कर लो, क्या कर लोगे? तो सर ये देखें ना कितना एक डिस्पैरिटी है इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा अब आप आ जाएं कि टेक्सटाइल के ऊपर जी। सो टेक्सटाइल में एक तो यकीनन के ज़ाहिर है और बहुत सारे मुल्क हैं जो कि इसमें ऊपर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे ख़ाम माल पहले भी कम था, अब मज़ीद कम हो गया। मतलब देखें ना हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो कोई अगर आप आज से 40 साल पहले देखें, 30 साल पहले देखें, तो अब वो बहुत कम है उसके मुकाबले में। और उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं कि हमने हर जगह चावल और गन्ना लगाया, हमने वो शुगर की चक्कर में गन्ना लगा के सारी अपनी बाकी क्रॉप्स ख़त्म कर दी। उसके अलावा भी यहाँ पर उस तरह से रिसर्च नहीं हुई। हम ज़्यादातर अपना जो ख़ाम माल है वो इंपोर्ट ही करते हैं, यहाँ पर हम कैपेबिलिटी ही नहीं रखते बनाने की, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और री एक्सपोर्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि इनको एक और भी डेंट लगा है। एनर्जी की तो आपने बात कर दी थी, उसके अलावा अभी जब हमने अपना डेट कंट्रोल करने की कोशिश की, ये पिछली PDM 1 में भी और PDM 2 में भी, तो उसमें हमने क्या किया कि बहुत सारे इंपोर्ट आइटम्स पर पाबंदी लगाई। अच्छा अब हमने उसमें ये बहुत बड़ी गलती की कि हमने कई ऐसी आइटम्स बंद कर दी जिन्होंने इंपोर्ट होके वैल्यू एडिशन के बाद दोबारा एक्सपोर्ट होना था। सो उस इंपोर्ट की वजह से एक्चुअली आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी थी और आपको बजाय के नुकसान होने के फ़ायदा होना था, लेकिन हमने तेज़ी में वो बंद कर दी। इसकी वजह से सिर्फ टेक्सटाइल को नहीं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कारोबारों को नुकसान पहुंचा है। और ये जो हमारे न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट्स हैं ना, ये इसीलिए कहते हैं, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक कौन है और गलत कौन है, लेकिन इनका ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि किसी भी मुल्क के नंबर्स ख्वाह कैसे ही क्यों ना हों, आप इंपोर्ट पर पाबंदी मत लगाएं, आप और हर वो काम करें जिससे नंबर्स बेहतर हो सकें। इंपोर्ट पर पाबंदी इसलिए ना लगाएं क्योंकि जब आप इंपोर्ट पर पाबंदी लगाएंगे तो इनवॉलंटरीली आपकी एक्सपोर्ट कम हो मुतासिर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।